अगली यदि बात करें तो महत्वपूर्ण जो एक ही जगह का उत्खनन हुआ और उसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा का उत्खनन हुआ है तो अपन भी कर लेते हैं, हड़प्पा का उत्खनन करना पड़ेगा। तो हेडिंग डाल दो हड़प्पा। बताओ सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई? किस स्थल का सबसे पहले उत्खनन हुआ? सबसे पहले उत्खनन किसने किया? सबसे पहले खोज किसने की? चार्ल्स मैसन। वेरी गुड, शाबाश, चार्ल्स मैसन। तो दोस्तों मैं लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ छाप दो क्योंकि पुरानी चीजें मैं दोबारा लिख रहा हूं। खोज 1826, चार्ल्स मैसन। उत्खनन 1921 दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ये प्रथम है। और इसके बाद में उत्खनन करने वालों की संख्या अपन यदि बात करें, दूसरे नंबर पे माधो स्वरूप वत्स। माधो स्वरूप वत्स। और फिर तीसरे हैं मार्टिन व्हीलर। इन तीन ने इसका उत्खनन का कार्य किया। तो तीन उत्खनन करने वाले, एक है दयाराम साहनी, ओके थैंक यू, दयाराम साहनी, दूसरे हैं माधव स्वरूप वत्स और तीसरे मार्टिन व्हीलर। ओके, आप में से वो सारे स्टूडेंट कौन है बताना तो जरा। ये पंजाब है ना, पंजाब में पड़ता है ये तो पता लग गया, पाकिस्तान में पड़ता है ये भी पता लग गया, जिला कौन सा है ये बता दो। जिला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दूं? थोड़ी कम कर, ज्यादा होगी। ऑप्शन दे देता हूं दोस्तों मैं, ऐसी चिंता वाली कोई बात नहीं है। इनका जिला है लरकाना है, नंबर 1 लरकाना, दूसरा है मोंटगोमरी। बस अब ठीक है, मोंटगोमरी ठीक है, ओके थैंक यू। तीसरा साहिवाल और चौथा बहावलपुर। तो जो भी लिख रहा हूं वो सबको लग रहा है कि यही सही है, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं जो क्वेश्चन चाह रहा हूं वो बताओ आप कि हड़प्पा जो मिला पंजाब प्रांत पाकिस्तान के किस जिले से मिला? तो लरकाना वाले कितने लोग हैं? एक वाले हाथ खड़े करो तो पता लगे ना, ऐसे थोड़ी ना पता लगेगा कौन किधर है। तो साहब इसके साथ तो एक भी नहीं है क्योंकि सबको पता लग गया कि लरकाना में तो मोहनजोदड़ो था और लरकाना जिला तो सिंध में है। अच्छा, वाह वेरी गुड, समझदार हो, अच्छी क्लास है, अब गर्व होता है, प्राउड फील होता है क्लास पर। मोंटगोमरी, मोंटगोमरी, मोंटगोमरी 1 2 2 3 4 5 5 5 जो है वो मोंटगोमरी के साथ है। फिर है दोस्तों तीसरा साहिवाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जने जो है वो साहिवाल के साथ हैं। और बावलपुर वाले जरा हाथ थोड़ा ऊपर हो जाए तो
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 जने हैं। तो दोस्तों बाकी किधर हुए तो ये बता दो कि कुछ हाथ खड़े हुए ही नहीं पूरे टाइम में, उनका ध्यान रखता रहा और डाउन के डाउन ही रहे। क्यों मैडम, किधर रहते हो आप? बोर्ड पर देखते रहते हो, जब साफ कर देता हूं तब भी देखते रहते हो, आखिर बोर्ड में छुपा क्या है? मुझे तो आप ये बता दो, आप इधर तो रहते हो या फिर कहीं और? तो एक तो जरूर जरूर किसी न किसी ऑप्शन के साथ अपने आप को अटैच करें। इसका सही उत्तर जो है पीछे वालों ने चूंकि देख लिया था, मैंने उनको देख लिया था और वो नेट पर देख रहे थे, तो सही उत्तर उनका सही है, साहिवाल। ये भी उत्तर ठीक है, मोंटगोमरी, क्योंकि यदि हड़प्पा स्थित है क्वेश्चन, हड़प्पा स्थित है, यदि ये क्वेश्चन अपने यूपीएससी में आता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, तो मोंटगोमरी जो था उसको गलत ऑप्शन माना गया। आज से 10 साल पहले मोंटगोमरी जिला था, सही बात है। अब मोंटगोमरी जिले का विभाजन करके दो बना दिए गए, साहिवाल और मोंटगोमरी। तो मोंटगोमरी में नहीं पड़ता, अब हड़प्पा जो है किस में पड़ता है? और बहावलपुर तो अपने गंगानगर के पास वाला जिला है जहां अपनी घग्गर नदी बहती है। बहावलपुर तो राजस्थान का पड़ोसी है, पंजाब का। आप लोग राजस्थान की सीमा में इसको याद करते हैं और तब आपके याद आ गया है बहावलपुर। यार बहावलपुर तो है अपनी घग्गर नदी, हाँ सुना सुना सा है ना। बहावलपुर में ही अपना फोर्ट अब्बास एक दुर्ग है जहां तक घग्गर नदी जाती है, इसलिए याद कर रखा है। तो मुझे जानबूझ करके फंसाना भी था, इसलिए बहावलपुर को मैंने टिकाया ऑप्शन में, क्योंकि जरूरी था कि बच्चों को सुना सुना। एग्जामिनर की यही कोशिश होती है कि ढंग से पढ़ने वाले विद्यार्थी जो 5-7 बार पढ़ते हैं उसको वो ज्यादा अंक दिलाए, और जो लास्ट टाइम में एक आध बार रातों को रट्टे मार के पहुंच जाते हैं उनमें कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। इसके लिए जिले जो है ना इस प्रकार के दिए जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच 8 जनों को, जिनमें से 3 जनों ने नकल मारी थी, 5 जनों को थैंक यू वेरी मच। बाकी तो कंफ्यूज आ गए हैं सारे के सारे भावलपुर वगैरह में। चलो दोस्तों, तो ये वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। साहिवाल जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, में स्थित है। कोष्टक में मैं लिख रहा हूं पूर्व मोंटगोमरी जिला, पूर्व मोंटगोमरी जिला। ओके, ये रावी नदी, रावी नदी के बाएं तट पर, बायां या दायां बताओ तो? बायां, बाएं, बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूंगा, डायग्राम बना दूंगा, आप इनमें से कुछ लिखना चाहो तो लिख लो, और आ रहा है तो ठीक है। लिख दिया? ओके, तो दोस्तों
अब मैं आपको एक डायग्राम के साथ में ये बता देता हूं और ये बना देता हूं अपने को कौन कौन सी खुदाई हुई और उसमें क्या क्या मिला। जैसे ये रावी नदी, और रावी नदी के ये बाएं तट पर, अर्थात यदि ये रावी नदी जा रही है तो ये जाता हुआ पानी यूं है, तो इसके इस तट पर जब अपन जाते हुए को महसूस करेंगे, उधर मुंह कर लेंगे जिधर पानी जा रहा है, फिर अपने बाएं और दाएं हाथ से, समझ रहे, सॉरी, हाँ सॉरी, पानी मैंने उल्टा बहा दिया, पानी उल्टा आ गया, बिल्कुल पानी उल्टा चढ़ा दिया मैंने ऊपर की ओर, ये तो गजब ही हुआ। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही बहता है, पता नहीं क्यों तीर के निशान हो गए। तो हमने मुंह किया तो बायां हाथ को, और यहां भी दोस्तों ये जो एक तो जो दुर्ग क्षेत्र है जिसको हम टीला बोलते हैं, गढ़ी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, ये मिला है, और इसमें बस कुछ ही इमारतों का उत्खनन हो पाया, और इसके साथ साथ जो निचला नगर भी मिला, जो निचला नगर है वो निचला नगर इस प्रकार से। यहां कुछ एक चीजें मैं बता दूं, पहले आप लोग ध्यान से सुन लें। इसमें इस स्थान पर अन्नागार प्राप्त हुए हैं 6-6 की पंक्ति में 2, ये अन्नागार, ये अन्नागार प्राप्त हुए 6 गोदाम तो यहां है और 6 गोदाम इधर है। अब गिन लेना 6-6 हुए कि नहीं, लेकिन 6-6 हैं बस, 6 गोदाम इधर है, 6 गोदाम इधर है, बीच में सड़क है। तो इस प्रकार से 12 गोदामों का एक संग्रह जिसको अन्नागार बोला गया है वो यहां से मिला। भले ही इस अन्नागार में गोदाम की संख्या कितनी है, 12 गोदाम है, लेकिन ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है। सिंधु घाटी सभ्यता का की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ा भवन यदि पूछेंगे तो आपको उत्तर यही करना है, इमारत यही है। इमारत बोले तो जिस पर छत होती है, भवन उसी को कहेंगे। तो इमारत पूछें या फिर भवन पूछें तो उत्तर यही करना है। अब आप तुलना करेंगे, हैं ऊंची, ऊंची का मतलब ऐसी ऊंचाई में नहीं, बड़ा साइज में जिस पर छत हो। अब यहां पर 2 कंफ्यूजन है, वो सुन लो आप। नंबर 1, जो मोहनजोदड़ो से जो हमें अन्नागार मिला था उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 9-9 की पंक्ति में 3 है, तो वहां गोदाम कितने? तो ऐसे देखने में तो यूं लगता है कि बड़ा कौन सा होगा, वह मोहनजोदड़ो वाला ही होगा, आखिर संख्या भी तो 27 है ना, ठीक है। लेकिन गोदाम की, बस समझ गए, एक तो छोटे छोटे कमरे हो 27 और एक बड़े बड़े हॉल हो 18 या 12 बड़े हॉल, 27 छोटे कमरे, बड़ा कौन होगा साइज में? 12 हॉल, ठीक। तो इसलिए ये बड़े गोदाम है, ठीक है, ओके। तो पहला तो आप ध्यान रखिए कि 27 के चक्कर में न पड़े, 12 के चक्कर में रहे। अन्नागार सबसे बड़ा यही है। अन्नागार पूछेंगे तो भी यही उत्तर करना है, सबसे बड़ी इमारत करेंगे तो भी यही उत्तर करना है। दूसरी बात, सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना जो ईंटों से उसने बनाई सिंधु घाटी के लोगों ने, वो है लोथल का गोदीवाड़ा, लोथल का बंदरगाह। अब एक बात बताओ, लोथल के लोगों ने समुद्र के तट पर जाकर नदी के पास और ईंटें लगा लगा करके पूरी नदी को काफी दूर तक 5 किलोमीटर तक कवर कर दिया। तो उसने जो बनाया वो बंदरगाह सबसे बड़ा तो होगा, लेकिन छत नहीं है उसके ऊपर, वो इमारत नहीं हो सकती। वो सबसे बड़ी रचना संरचना तो है ईंटों की बनाई हुई, लेकिन वो उसके ऊपर छत नहीं है, इसलिए वो सबसे बड़ी इमारत या भवन नहीं कहलाएगा। नहीं समझे? दोबारा समझो, कई विद्यार्थी कंफ्यूजन में है। मैंने कहा कि लोथल के जो लोग हैं, उन लोथल के लोगों ने
जो भोगवा नदी थी जो समुद्र के पास मिलती थी, जैसे ये समुद्र है गुजरात मैंने बनाया, यहां पर ये जो समुद्र के पास में आकर के ये भोगवा नदी जो समुद्र मिलती थी, तो यहाँ समुद्र के पास उन्होंने ईंटें लगानी शुरू कर दी और बहुत बड़ी दूर तक लगभग 5 किलोमीटर तक ईंटें लगा करके ईंटों की चुनाई करके तट बना दिया और उसके ऊपर जहाज आने के लिए एंट्री कर दी। जैसे जहाज यूं आकर के यूं आता है फिर वापस यूं, इस प्रकार से एंट्री बना बना करके उन्होंने गोदीवाड़ा बना दिया। और यहाँ पर ईंटें इस प्रकार से चुनी कि जो जहाज आए वो नदी से, तो जो जहाज आएगा वो अंदर घुस करके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, सामान उतार देंगे, नया सामान डाल देंगे, जहाज वापस निकल जाएगा। तो एक नहीं दोस्तों, अनेक उसने इस प्रकार के गोदीवाड़ाओं का निर्माण किया। तो ये गोदीवाड़ा जो है 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ईंटों से बनाई हुई सबसे बड़ी रचना तो यही होगा ना, ये बंदरगाह ही होगा ना। लेकिन इस बंदरगाह पर छत नहीं है, क्योंकि जहाज को किसी छत के नहीं चलाने की जरूरत नहीं थी। समुद्र में जहाज आए, सामान उतारा और उसमें लोड किया और चलो जी चलो, वो चला गया। दूसरा जहाज है, बोले आज जो लगाओ चलो चलो चलो, बोले सही लग गया, रोको रोको, फिर वो सामान उतारो रहा है फटाफट उतारा और डालो रहा है फटाफट डाला, बोले चलो चलो वापिस चलो। तो इस प्रकार से कई संरचनाएं इस प्रकार की हैं। तो ये ईंटों से बना हुआ। तो सबसे बड़ी रचना पूछेंगे, रचना सबसे बड़ी संरचना जो ईंटों से बनाई थी सिंधु घाटी के लोगों ने, पक्की ईंटों से बनाई हुई रचना संरचना, सबसे बड़ा सिंधु घाटी के लोगों का निर्माण, तो क्या आएगा? लोथल का बंदरगाह। लेकिन ये बंदरगाह पर छत नहीं है ना, इसलिए इसको भवन कह देंगे क्या? आप तो ये बता दो मुझे। नहीं कहेंगे। जब भवन नहीं कहेंगे तो भैया फिर भवन में बाजी कौन मारेगा? और कौन सा अन्नागार? ओके। तो अब इसमें कहीं भी कोई आपको शंका हो तो बताओ। नहीं है। अब 3-4 बातें सुनो। सबसे बड़ा स्नानागार कौन सा है? मोहनजोदड़ो का वृहत स्नानागार। सबसे बड़ा अन्नागार कौन सा है? ओके। मोहनजोदड़ो का वृहत स्नानागार क्या सबसे बड़ी इमारत नहीं है? नहीं है, क्योंकि वृहत स्नानागार, हम वृहत के चक्कर में पड़ जाते हैं और फटाक से उसको टिक करते हैं। ध्यान रखना, वृहत का मतलब स्नानागारों में बड़ा है, वो इमारतों में बड़ा नहीं है। तो सबसे बड़ी इमारत तो हो गई हड़प्पा की अन्नागार। सबसे बड़ी रचना कौन सी होगी? लोथल का गोदीवाड़ा। और सबसे बड़ा स्नानागार कौन सा होगा? ओके, कंफ्यूजन क्लियर? ऐसे देखो, आप होशियार हो कि बात को फटाफट समझ जाते हो, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो अन्नागार है ना, अन्नागार, इनके पास में, अन्नागार के पास में दोस्तों, यहां 15 छोटे छोटे रूम है, बिल्कुल छोटे छोटे रूम। जैसे गांव से अपन लोग आते हैं और शुरू में जयपुर में रूम लेते हैं तो छोटा सा रूम भी, बोले कितना किराया? 3000 चलेगा, क्योंकि बाकी के ढंग के वाले 8000 मांग रहे हैं, तो 3000 चलेगा। 3 शेड है तो कोई बात नहीं ना, चलेगा। तो हाँ है। अभी कितना दे रहे हो आप लोग? तो पीजी में रुकने वाले लोग हो शायद। रूम ले रखा है 10,000। ओहो, धनाढ़े परिवार के लोग हो ना भाई। हम तो जब आए थे तब 2500 रुपए दिए थे, 3 मांगे थे, और अच्छा रूम था, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम भी था। लेकिन ये बात जो थी 2012-13 की, तब काफी कम था। अब तो किराया 10 साल में तो मुझे लग रहा है डबल हो गया। डबल क्या, ट्रिपल हो गया लगता है। और उसमें पानी फ्री होता था, बिजली फ्री नहीं होती थी। उसमें भी वो छोटे छोटे मीटर लगा देते थे सीढ़ियों में ही, बोले चलो। ओके, अब ये छोटे छोटे जो कमरे मिले हैं, 15 मिले हैं दोस्तों, और इन्हें कहा गया मजदूर आवास। ये विशेषता यहीं की है, अर्थात उस जमाने में मजदूरों को भी रखा जाता था। हो सकता है कि ये 15 आवास जो है मजदूरों के हो सकता है ये दास रखे गए हो। इसे पता लगता है कि दास प्रथा विद्यमान थी। कुछ भी हो, बोले गरीबी जरूर थी, सब लोग एक जैसे नहीं थे। क्योंकि इनकी जब स्ट्रक्चर देखी तो इसी छोटी सी जगह में, जिसका आकार 6x9 का है, 6 फीट इतना सा, मतलब यहां से लेकर के ये वाला जो इतना बना हुआ है इतना, और फिर लंबाई 9 फीट। उसी में इसने चूल्हा भी बना रखा। चूल्हा, पहले गैस सिलेंडर थोड़ी ना थे,
चूल्हा था। अब उसी में उसने चूल्हा भी बना रखा, उसी में वो सोता भी था, और उसमें उसका परिवार कैसे रहता होगा आप सोचिए, गरीब थे कि नहीं थे। और वहीं पर दूसरी ओर ज्यादातर मकान डबल मंजिल के मिलते हैं, भव्य 5-5, 6-6 कमरों के विशाल कमरे, और यहाँ ये भापड़े छोटे छोटे कोठरियों में रहते थे। तो 15 मजदूर आवास मिले। अब इन 15 मजदूर आवास वाले मजदूरों से क्या कराते थे वो भी मिल गया साक्ष्य में। यहाँ 18 चबूतरे मिले हैं इसके आगे, यहाँ पे यहाँ ये 18 चबूतरे मिले हैं दोस्तों। और इन चबूतरों में अब जब विद्वानों ने देखा तो इनके बीच में ओंखली लगी मिली, ओंखली जी कूटने वाली, एक तो ओंखली एक मूसल है, तो ये ओंखली लगी मिली है यहाँ पर, ओंखली। अब ओंखली को ध्यान से देखा तो उनकी लकड़ी की ओंखली में दरारें आई हुई थी। हालांकि उन लकड़ी की ओंखलियां फटे नहीं, क्योंकि मजदूर भापड़ा कई बार गुस्से में भी आ जाए और धमाधम ठोक मारे तो ओंखली तो टूट जाए, इसलिए ओंखलियों को मिट्टी में चबूतरे के अंदर फिट कर दिया गया, गारे में फिट कर दिया गया। तो ओंखली लगी मिली, ओंखली में कई दरारें मिली, उन दरारों में दाने मिले, दाने, और वो गेहूं के दाने और जौ के दाने मिले, ज्यादातर गेहूं और जौ। इसका मतलब ये क्या करते थे, कूटते थे। तो क्या कूट के खाते थे क्या आटा पीसने का आविष्कार उस जमाने में नहीं हुआ था? नहीं, आटा चक्की के पार्ट मिल गए। इसका मतलब आटा पीस के खाने की परंपरा थी, पत्थर की चक्की के पार्ट मिल गए मैडम। इसका मतलब आटा पीसते तो थे, तो फिर ये क्या कर रहे हैं, ये कोई दलिया वलिया बनाने के लिए, कोई राबड़ी वाबड़ी बनाने के लिए, समझ गए ना? हाँ, खिचड़ी, बिल्कुल ठीक है, खिचड़ो। तो खिचड़ी या खिचड़ा, जो राजस्थान में खिचड़ा बोलते हैं जिसको, तो उस जमाने में लोग खाते होंगे। इसका मतलब अनाज कूटने के काम आते थे। और ये कोई शायद इस गढ़ी क्षेत्र में प्रशासनिक लोगों का नियंत्रण था, और राज परिवार के जो लोग थे वो कहते थे हमार तो 15 रानी थी तो 15 जना लाग जाओ और कूटो। अब वो क्या पता खिचड़ा ही खाती हो। लेकिन इनको रखा गया, इसकी साक्ष्य है। और ये 18 चबूतरे आज भी कहते हैं कि मजदूरों को कैसे दासों की भांति काम में लिया जाता था। दैट्स ऑल। अब आगे का ये जो हिस्सा है ना दोस्तों, इसका उत्खनन नहीं हो पाया और कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका उत्खनन जब 1856 में चार्ल्स बर्टन और विलियम बर्टन, दो भाई इंजीनियर थे, रेलवे लाइन बन रही थी, उन्होंने कहा गांव वाले ईंटें लाओ रहे, तो गांव वाले ने अपनी जो भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी जो लगा लगा कर ईंटें निकाल ले गए। तो इसका उत्खनन ऑलरेडी पहले से गांव वाले कर चुके थे। तो गांव के लोगों के द्वारा, ये ग्रामीणों के द्वारा ईंटें निकालने से ग्रामीणों ने इसको नष्ट कर दिया, ग्रामीणों ने ईंटें निकाल कर नष्ट कर दिया, ये नष्ट कर दिया। और ये होता है दोस्तों, ये हर जगह होता है, हर सभ्यता में होता है कि गांव वाली उस सभ्यता के आसपास जो बसे होते हैं वो मजे लेते ही है। मेरा घर जो है झुंझुनू में एकदम बॉर्डर पर, सीकर बॉर्डर के पास में, सीकर जिले के बॉर्डर पर, तो हमारे यहाँ पास में कांतली नदी बहती है, कांतली नदी। और कांतली नदी के बीच में जो कांतली नदी के दो प्रवाह हैं, एक तो नीम का थाना के गणेश्वर से एक धारा आती है कांतली नदी की, और दूसरी खंडेला से निकलती है। और ये दोनों जाकर के जहां मिलती हैं वहां इनका पाट बड़ा चौड़ा हो जाता है, चौड़ी। अब यहां जहां ये दोनों शाखाएं मिलती हैं, खंडेला से निकलने वाली शाखा और नीम का थाना से आने वाली शाखा, जब ये मिलती हैं तो बीच में यहां पर पहाड़ है, यहां पहाड़ है और यहां भी पहाड़ है, अरावली के बीच में नदी निकलती, पहाड़ों को काट चुकी हो। और यहां बीच में यहां पर एक टीला है बहुत बड़ा, वहां पर उस गांव का नाम है सुनारी, गांव क्या ढाणी सी है, और वहां एक सभ्यता मिली, सुनारी, जोधपुरा नाम सुना होगा, सुनारी की सभ्यता। तो उस सभ्यता में नदी ने काट काट करके आज भी वो चबूतरा गिरा रखा है, वो जो ऊंचा सा टीला है। तो एक दिन मैं भी चला गया मेरे साथी को लेकर के, 3-4 चलो उत्खनन करेंगे। उसमें आरएस की तैयारी स्टार्ट ही की थी,
तो मोटरसाइकिल लेकर के फावड़े सावड़े लेकर के चले गए, और करीब करीब और भी नहीं तो 5-6 दिन में हमने ये कमरा जितना आधा उतना खराब कर दिया। अब हमें क्या मतलब कि कौन सी चीज काम की है। तो कुछ तो मेरे साथ में ऐसे लोग भी थे जो उम्र में छोटे थे। गांव में गन्ना देते हैं लोहे के बदले में, और वहां लोहे की वो पिंड निकल रहे थे, तो वो बोले भाई 3 दिन गन्ने का काम तो हो गया। 2 दिन मटके निकले अच्छे वाले। तो एक मेरा जो गवाला जो साथी था गांव का, वो बोला ठीक है मैं इसको पहाड़ी के पास में रख दूंगा, और जब भी बकरियां भेड़ लेकर के आऊंगा तो मेरे को ये फिक्स मिलेगा। मटका निकाल के उसने काम में लेना शुरू कर दिया। अब क्या पता उस मटके में क्या रहस्य था, क्या पता उस सामग्री में क्या रहस्य था। हम लोग तो निकाल लेकर फालतू फेंक फांक दिया। मैं भी ले जा करके हमारे जो पशु बांधते थे उस कमरे में थोड़ा मटेरियल रख दिया। एक दिन मेरी माँ सफाई कर रही थी तो 4 तो डांट मारी, बोले ठीक रे लाके पटक दी अशुभ, और उनको उठा करके दूर जो है वो पटक के हो रही। अब हो गया उत्खनन तो नष्ट हो ही जाता है मामला। तो ये ग्रामीणों के द्वारा नष्ट कर दिया गया था ये वाला क्षेत्र इसका। अब दोस्तों ये जो निचला क्षेत्र है, निचला नगर बोलते हैं इसको, इसमें सड़कें सीधी तो है, लेकिन सड़कें सीधी तो हैं, बट दोस्तों सड़कें समानांतर नहीं है। हाँ समझ गए, सड़कें सीधी है, बीच में टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, लेकिन ये सड़कें जो है ना कहीं पर भी एक दूसरे के समानांतर नहीं है। जैसे मैंने बीच में बना दी तो ये यूं ना होकर के यूं है। मोहनजोदड़ो की सड़कें समकोण पर काटती हैं और एक दूसरे के समानांतर है। हड़प्पा में ऐसा नहीं है। अब हड़प्पा में और क्या मिला खास बात, बस लास्ट की बात कर रहा हूं। एक कब्रिस्तान मिला, कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान को R37 कहा जाता है क्योंकि इसमें 37 रेमेडीज मिली है, 37 दफनाए हुए साक्ष्य मिले 37, तो रेमेडीज 37, R37 का नाम है। इसमें हड़प्पा के जैसे मोटे होठ वाले नृत्यांगना और पुजारी जैसे लोग ही मिले। वही है, इसका मतलब हड़प्पा के लोगों को यहां दफनाया गया था। लेकिन एक कब्रिस्तान यहां और मिला है, उस कब्रिस्तान का नाम है एच, कब्रिस्तान एच। अब एच में क्या है कि ये कब्रिस्तान हड़प्पा के लोगों का नहीं है। ये कब्रिस्तान वर्तमान हम भारतीय जो है वैसा नाकनक्श इनका है, यानी हड़प्पाई नस्ल के लोग नहीं है। ये बाद में आए थे, शायद हड़प्पा के लोगों पर इन्होंने आक्रमण किया था। हड़प्पा के लोग मारे गए, लेकिन हड़प्पा के लोगों ने कुछ इनको भी मार दिया। तो इनके जो बच गए थे उन्होंने इनको दफनाया। तो दफनाने में इन्होंने क्या तरीका अपनाया कि मरने के बाद भी भेदभाव बनाए रखा। हमारे यहां शुरू में स्त्रियों को भेदभाव का शिकार रखा गया। तो जैसे इन्होंने क्या कि पुरुषों को ऐसे लिटाना शुरू कर दिया, पुरुषों की कब्रें एक सीध में ऐसे लिटाई, और महिलाओं को मरने के बाद भी पति के साथ ना 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 गड़बड़ हो जाए, महिलाओं की अलग रो बनाई गई है। हाँ अलग। इनके कुछ बच्चे भी मारे गए थे, तो 3 बच्चों के कंकाल भी वहां से दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो 3 जो बच्चों की कंकाल वो यूं, महिलाएं यूं, पुरुष यूं। इस आकृति को देखोगे तो दोस्तों ये बनती है किस आकार की, एच आकार की। इसलिए इसे नाम दिया गया था कब्रिस्तान एच। लेकिन इसमें हड़प्पा के लोग नहीं है, हड़प्पा के लोगों से भिन्न प्रजाति के लोग हैं, शायद आक्रमणकारी रहे हो। ये भी दिखाता है कि हड़प्पा पर आक्रमण हुआ था, हड़प्पा से अलग प्रकार के लोग आए थे। ध्यान रखना, हड़प्पा में 2 कब्रिस्तान मिले और मोहनजोदड़ो में एक भी नहीं मिला। ठीक है, तो अब मैं लिखा देता हूं दोस्तों फटाफट। आप लोग आप चाहो तो, किसी की इच्छा हो तो फटाफट एक मोटा मोटा सा खाका सा बना दो अपनी कॉपी में, चाहो तो 4 हो तो फटाफट बना दो। क्योंकि आज भले ही आपको मेरी सारी कहानी याद रहेगी, लेकिन परीक्षा के पहले रिवीजन करोगे तब ये देखते ही पूरी बातें याद आ जाएंगी। नहीं मिला। एक 21 कंकाल एक गली से मिले, वो मैंने लिखा दिया। वो कंकाल निकलते थे तो लोग डरते थे, बोले मरे हुए लोग हैं। लोग दफनाए हुए से नहीं डरते, कंकाल निकलते उनसे डरते हैं।
उतारो, फटाफट उतारो। नहीं, ये मैं सब लिखित में आपको लिखाऊंगा, तो ऐसे बना लो आप तो फॉर्मूले। जी मतलब इसको मैं लिखा दूंगा कि सड़कें सीधी तो हैं लेकिन समानांतर नहीं है, ऐसे लिखा दूंगा मैं। लिखा दूं दोस्तों? ओके, आपने ये उतार लिया था, उतार लिया ना? ओके, अब आप लिखिए हड़प्पा की विशेषताएं। हेडिंग डालेंगे हड़प्पा की विशेषताएं। हड़प्पा की विशेषताएं, इसमें लिखेंगे दोस्तों नंबर एक अन्नागार। हड़प्पा की विशेषताओं में नंबर 1 अन्नागार। इसमें लिखे हड़प्पा की विशेषताएं। एक मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं, जैसे मैं भाई को देख रहा हूं, आप सुन मेरी बात, पेन दे मुझे। पेन को यहां से पकड़ के लिखोगे स्पीड कम रहेगी, अक्षर मोटे आएंगे, अच्छी राइटिंग नहीं आएगी। जितना हो सकता है पेन को एक तो यहां से पकड़ो, राइटिंग आपकी 1.5 गुना स्पीड से चलेगी और सुंदर भी आएगी। एक मोटे अक्षर मत लिखो,
बहुत गड़बड़ा जाओगे। क्यों? आपको यदि सच में प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो मोटे अक्षर कभी मत लिखना, क्योंकि आपको 15 शब्दों में 50 शब्दों में जो पूछेंगे वहां लाइन फिक्स है। 15 शब्दों के लिए आपको 2 लाइन मिलेंगी बस। अब मैं और वरुण मिश्रा, मेरा एक दोस्त है, मैंने हमेशा उसको पढ़ाया, वो बार बार मेरी आंखों की तरफ देखता था कि मैं गुस्से में हूं या नहीं हूं। तो मैं जब अच्छा मूड होता था तो मुझे कहता था कि थोड़ा सा प्लीज मुगल काल और बता देना। मैं उसको बताता, उसको आधी चीजें याद रहती, आधी बताते, कहता बस 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 अब इतनी याद रहेगी मुझे। वो एसडीएम बना प्रॉपर, आज मेरा बॉस है। वो गलती क्या थी मेरी? मोटे अक्षर। उसकी अच्छाई क्या थी? राइटिंग खराब, अक्षर छोटे। मेरी राइटिंग ठीक ठाक, आप देखते होंगे, खराब नहीं है, लेकिन उनकी राइटिंग खराब लेकिन अक्षर छोटे। तो इसलिए वो क्या था कि 2 लाइन के अंदर जो है ना लगभग 30 शब्द लिखता था। एग्जामिनर कभी नहीं गिनता कि शब्द कितने हैं, कितने गिनेगा, नहीं गिनता। उसको 2 लाइन चाहिए बस, 2 ही लाइन मिल रही है। 50 शब्दों में 5 लाइन है बस, वही मिलेंगे आपको। मोटे अक्षर लिखोगे तो आपके 40 शब्द ही आएंगे, आधी चीजें लिख पाओगे। और वो 80 शब्द लिखेगा, दुगनी चीजें लिखेगा, नंबर आपके 5 में से जो है 2 आएंगे तो उसके 4 आएंगे। पक्की बात है, सिलेक्शन यही से होता है। इसलिए लेखन में अक्षर बारीक लिखें और साथ में पेन को नीचे से पकड़ें। और कभी भी कभू भी ये ढक्कन ऊपर रहेगा तो स्पीड आपकी 1/4 कम हो जाएगी। इसलिए ढक्कन का महत्व समझो, एक दूसरे को ढक्कन मत बनाओ, ढक्कन हटाना सिखाओ। चलो, तो हड़प्पा की विशेषताओं में नंबर 1 दोस्तों अनागार। लिखें, 6 की पंक्ति में, 6 की पंक्ति में रावी नदी के तट पर बारह गोदामों का अनागार प्राप्त हुआ, जो सिंधु घाटी सभ्यता की, जो सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन, सबसे बड़ा भवन या इमारत माना जाता है, माना जाता है। ओके, एडिंग डालो नंबर 2 श्रमिक आवास। श्रमिक आवास, इसमें लिखें 15 छोटे छोटे कमरे, 15 छोटे कमरे जिनमें तो इसमें लिखेंगे 15 कमरे, क्या लिखा है? हाँ, छोटे छोटे कमरे जिनमें रहने, खाना बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। प्राप्त हुए हैं। आगे लिखें, इन्हीं के पास 18 गोल चबूतरे, 18 गोल चबूतरे प्राप्त हुए, जिनमें 18 गोल चबूतरे प्राप्त हुए जिनमें औंखली लगी थी,
औंकली लगी थी, जिनमें गेहूं और जौ के दाने, गेहूं और जौ के दाने, गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। यहां अनाज कूटने का कार्य किया जाता था। ओके। नंबर 3, कब्रिस्तान R37। कब्रिस्तान R37, इसमें लिखें हड़प्पा के निचले नगर के पास, हड़प्पा के निचले नगर के पास निचले नगर के पास स्थित कब्रिस्तान, स्थित कब्रिस्तान जिसमें जिसमें लकड़ी की ताबूत में लकड़ी की ताबूत में दफनाने के साक्ष्य मिले, साक्ष्य मिले। एक कब्र से बकरे के साथ मनुष्य को दफनाने, एक कब्र से बकरे के साथ मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य मिले। साक्ष्य मिले। तो जी देखो जी, ये जो R37 है उसमें 3700 मिले हैं। सारे किन लोगों के हैं? हड़पाइयों के। इनमें कुछ एक के अंदर लकड़ी के ताबूत में शव को रख करके फिर ढक्कन लगाया गया, कीलें ठोकी गई हैं कांसे की। एक ऐसे ही ताबूत में, एक ऐसी कब्र में एक बकरा और एक मनुष्य दोनों की कंकाल वहां पर मिले। तो हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बकरा बहुत पसंद करता हो और उसका विश्वास हो कि मैं मर गया तो मुझे दफना दोगी तो फिर बाद में क्या खाऊंगा, वहां जाके बकरे को भी लेके जाऊंगा। लेकिन आश्चर्य की बात कि ये जो कंकाल है ये किसी महिला का है। अब महिलाओं को क्या मांस पसंद नहीं था, क्या बात करते हो क्या सकता है, पक्का यही बात है। तो जो भी है हो गया। अगली हेडिंग डालो, कब्रिस्तान H। कब्रिस्तान H हेडिंग डालो तो कब्रिस्तान H। यस, लिखें गैर हड़प्पा के लोगों के शव प्राप्त हुए हैं। गैर हड़प्पा के लोगों के शव प्राप्त हुए हैं जिनमें महिला और पुरुषों की अलग अलग कतारें मिली हैं। ओके, क्लियर। अच्छा, लास्ट लाइन लिखो इसी में कब्रिस्तान H में, ये हड़प्पा के पतन के समय का है।
ओके, अब 4 बातों पे क्वेश्चन और हड़प्पा से आते हैं, फिर खेल खत्म अपना, मोटा मोटा पाकिस्तान से निकल के भारत में आ जाएंगे। एक तो एक ऐसी मोहर मिली है दोस्तों, मोहर सील, जिसपे एक महिला जो है वो सिर नीचे करके पैर ऊपर करके शीर्षासन अवस्था में, और उसकी गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। ये काफी पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे इसका नाम है स्त्री गर्भ से पौधा निकलता मोहर, ये मोहर प्राप्त हुई है। इसे मार्शल महोदय ने कहा कि इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। कैसे? उन्होंने कहा कि ये जो पृथ्वी माता है या जो धरती माता है उसका प्रतीक है। जैसे पृथ्वी से जो पौधे निकलते हैं, अन्न निकलता है, तो पृथ्वी के गर्भ से ये चीजें निकलती हैं। तो इसे उन्होंने मार्शल महोदय ने उर्वरता की देवी बताया। एक बात तो ये मुझे लिखानी है। दूसरी बात कि हड़प्पा से बहुतायत में हड़प्पा से बहुत ज्यादा मोहरें मिली हैं, और सबसे ज्यादा लेख वाली मोहरें यहीं से मिली हैं। लेख युक्त मोहरें हड़प्पा से सबसे ज्यादा मिली। तो सबसे ज्यादा मोहरें तो मिली है मोहनजोदड़ो से, लेकिन वहां से बहुत सारी मोहरों पर लेख ही नहीं है, चित्र ही चित्र है। यहां वाली पे लेख ज्यादा है, तो लेख युक्त सर्वाधिक मोहरें कहां से मिलेंगी? हड़प्पा से। एक दोस्तों यहां पर कांसे की इक्का गाड़ी का खिलौना मिला है। इक्का गाड़ी, जब बैलगाड़ी होती है तो उसमें 2 बैल जुड़ते हैं। जब एक बैल की कोई गाड़ी बना दे तो उसको बोलते हैं इक्का गाड़ी। एक बैल की गाड़ी इक्का गाड़ी। और कांसे की बनी हुई इक्का गाड़ी प्राप्त हुई, कहां से मिली? ये भी मोहन उससे हड़प्पा से। फिर दोस्तों चौथी बात और, इसमें ताम्र से निर्मित एक मानव आकृति, मनुष्य को तांबे से बनाने की। तो धन्यवाद।